नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बजट। हम इस कार्यक्रम में करेंगे बजट को समझने की कोशिश, जिससे सामान्य दर्शक भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को आसानी से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, लेकिन हमारे आम दर्शक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आज हम पिछले बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र के विद्वानों से इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उससे विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। और आज हम इसी लेखे जोखे को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 2024-25 के बजट से। इसी को आधार मानकर हम विद्वानों से देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। इसलिए आज हमारे साथ हैं जो अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी। तो आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं और इसको समझने और समझाने का प्रयास करेंगे हम आज कि किस तरह से क्या स्थितियां हैं और बजट क्या होता है, किस तरह से वो पेश होता है और बजट में क्या क्या प्रावधान होते हैं। उन प्रावधानों को समझने का खासकर हम आज प्रयास करेंगे। तो वो प्रावधान जो है केंद्रीय बजट में कुल आय और कुल व्यय, यानी कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, जैसे कि अगर जो उदाहरण के तौर पर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं केंद्रीय बजट 2024-25 का, तो इसमें जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान ये है कि कुल जो व्यय है 48,20,512 करोड़ रुपए का व्यय इसमें दिखाया गया है और प्राप्तियां 32,07,200 करोड़ की हैं। यानी कि अगर जो ये कहा जा सकता है कि आय व्यय का जो लेखा जोखा जो 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, वो ये प्राप्तियां हैं और कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, यानी कि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। अगला ग्राफिक्स अगर जो आप फ्लैश करें तो हम आपको बताएं कि इसमें क्या होता है कि कुल व्यय की अगर जो बात हमने पहले किया है, तो राजस्व व्यय इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्व व्यय 37,09,401 करोड़ और पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ ये यहां पर ये दिखाया जा रहा है। तो ये राजस्व व्यय और बजट हमने आपको दिखाया, पूंजीगत व्यय आपको बताया। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट क्या है। तो बजट क्या है, यही समझने और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और स्वागत करेंगे हम आपका और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बजट है, जैसे कि कहा जाता है कि आय व्यय का लेखा जोखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से यह जाना जाता है, इसमें लिखा गया है। लेकिन इसमें व्यय की अगर जो जहां तक बात करें तो इसमें एक बात आती है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। जी नमस्कार कुशवाहा जी, आपको नमस्कार और सभी जो है देखने वालों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। देखिए, अब 2 चीजें होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी एसेट बिल्डिंग में जाता है। एक आम भाषा में कहूं, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बनना है, कोई रोड बननी है, कोई एक्सप्रेसवे बननी है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा सरकार के कामकाज चलाने के खर्चे होते हैं,
तो वो जो है आपके नॉर्मल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर एलोकेशन आने की संभावना है। वो सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, 13 लाख करोड़ के आसपास की एलोकेशन आने की संभावना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। उसी वजह से हमने देखा है हमारी इकोनॉमी, दर्शकों को बता दूं, 2023-24 में दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव किया है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, जो चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं। और दर्शकों को बजट से रिलेटेड एक और चीज बता दूं, अभी तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो कलेक्शन आई है, यानी इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, 15.88% की ग्रोथ है, यानी इनकम टैक्स की रिसीट में भी बढ़ोतरी आ रही है। जीएसटी कलेक्शन की बात करें, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 का डेटा देता हूं, पिछले बजट अनाउंस होने जो ये अप्रैल 2024 बजट से पहले का है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन थी। तो देश में टैक्स कलेक्शन अच्छी आ रही है। तो इस बार सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ इनकम टैक्स की एग्जम्पशन भी आपको मिलने की संभावना है। किसान भाइयों को भी एडिशनल किसान सम्मान निधि मिलने की संभावना है। महिलाओं के लिए और कामकाजी लोगों के लिए अलग से एग्जम्पशन आने की संभावना है। और ओवरऑल जो है सबसे बड़ा तोहफा जो मिलने की संभावना है, महंगाई के इस जमाने में पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए की कमी होने की संभावना है। ये टैक्स की बात आपने कर ली, ये जो अच्छी बात है। जो हमारे अर्थशास्त्र में जो रुचि रखते हैं जो हमारे दर्शक, वो बहुत भली भांति से इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसी तरह से हम आपसे और समझना चाहेंगे कि पूंजीगत परिव्यय भी एक शब्द आता है, पूंजीगत परिव्यय। और एक बात हम और बता दें अपने दर्शकों को भी कि आकाश जिंदल जी जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, हर टीवी चैनल्स की ज़रूरत है, और आज ये आधारभूत चीज समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पूंजीगत परिव्यय, एक एक शब्दों पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे और उसके बाद से उसका विश्लेषण करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ऋण और एडवांस, ऋण और एडवांस के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूंजीगत व्यय क्या होता है जिंदल साहब? नहीं, व्यय तो मैंने बता दिया। अब परिव्यय को कुशवाहा जी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि परिव्यय जो है ये दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें या मैं गूगल पे जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, फिर मैं आप मतलब इसका समझा देता हूं। जी जी। तो अभी हमारे जो अर्थशास्त्री महोदय हैं सर्च कर रहे हैं। अब तब तक हम आपको बता दें कि जो पूंजीगत परिव्यय है, ये जो स्थिति है, ये 2024-25 में जो रखा गया था परिव्यय, वो अनुमान जो लगाया गया था 9,18,695 करोड़ रुपए, इतने परिव्यय के अनुमान लगाए गए थे। और वास्तव में अगर जो इसे तुलना की जाए पूंजीगत व्यय की, तो और ऋण और एडवांस की जहां तक बात है, और अगर जो तुलना की बात करें पूंजीगत परिव्यय की, तो गत वर्ष से यानी कि 2023-24 से 16.7% ये अधिक था। ये व्यय की बात हो रही है। तो चलिए जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। जी जिंदल साहब। परिव्यय का मतलब है परचेज ऑफ एनी इक्विपमेंट और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी चीज परचेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना, वही चीज जो मैं बात कर रहा था। जी जी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ। तो परिव्यय का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई आइटम लगाना, कोई इक्विपमेंट लगाना। वो चीज हम देख ही रहे हैं देश में कितनी हो रही है। तभी तो इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इतना रेल ट्रैक्स बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हमारे सामने किस तरीके से हो रहा है। जो आपने इनकम टैक्स एग्जम्पशन की बात कही थी, वो भी डिटेल में बता देता हूँ विश्वास जी। 1.5 लाख पर्सनल इनकम टैक्स में एडिशनल
एग्जम्पशन आने की संभावना है। एडिशनल एग्जम्पशन लिमिट यानी इतनी और छूट मिलने की संभावना है। इसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है। हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, सही शब्द है एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि कुशवाहा जी बहुत अच्छे से नॉलेज डिसेमिनेशन करते हैं, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे सही शब्द इस्तेमाल करूं। एग्जम्पशन लिमिट 1.5 लाख और बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जिसे आम भाषा में कहा जाता है लेकिन टेक्निकल वर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस, वहां 15,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई भी दर्शक जो नौकरी करता है वो उससे बिल्कुल रूबरू होगा। एम्प्लॉयज को बहुत एक प्रिय चीज होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। और महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 25,000 और एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन आने की संभावना है। अगर कोई विद्यार्थी सुन रहे हैं तो उनके लिए एक खास चीज होने की संभावना है। इस बार आपने देखा होगा यूएस में एजुकेशन लोन पे बहुत डिस्कशन हुई जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो हिंदुस्तान में भी एजुकेशन लोन पे काफी सब्सिडी यानी काफी सस्ते एजुकेशन लोन मिलने की संभावना है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। खासकर जो हमारे राज्यों में बैठे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक जो है कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ सकें, तो एजुकेशन लोन्स काफी सस्ते होने की संभावना है जी। उसके अलावा किसान सम्मान निधि में 20% के करीब बढ़ने की संभावना है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है हाउसिंग के लिए जो लोग लोन लेते हैं उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट में 50,000 एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है, क्योंकि सरकार का सपना क्या है, हाउसिंग फॉर एवरीवन, सबको घर देने का सपना। तो उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में भी ये सरकार बढ़ रही है। तो काफी कुछ इस बजट पे आने की संभावना है। और सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो है इन्फ्लेशन रिडक्शन, महंगाई में कमी। महंगाई दर्शकों को बता दूं, अभी जो डेटा है सीपीआई इन्फ्लेशन का 5.2% का है, लेकिन अक्टूबर में ये बहुत ज्यादा हो गई थी, 6.2% हो गई थी। आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 4 से 6%, उससे ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसको कम करने के लिए संभावना ये है कि पेट्रोल और डीजल, जो कि हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, पेट्रोल हर एक के स्कूटर में, बाइक में पड़ता है, डीजल हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां 5 रुपए कटौती होने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल में दर्शकों को बता दूं 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, एक जो स्टेट चार्ज करती है वैट। तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती होने की संभावना है। इस बार काफी लड्डू पेड़े सौगातों वाला बजट होने की संभावना है। अब चूंकि आपने बहुत अच्छी बात की है तो हम पुनः फिर आधार पे आ जाते हैं, जो बजट के आधार हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, शुरू में हमने ग्राफिक्स के माध्यम से लोग अपने दर्शकों को बताया कि जो व्यय है वो ज़्यादा है और आय जो है, जो प्राप्तियां हैं वो कम हैं, यानी कि घाटा, बजट में घाटा, और लगभग घाटे का ही बजट होता है। इसमें देखा गया है कि अगर जो राजस्व घाटे की बात करें तो 2023 के जो हमारे पास आंकड़े हैं उससे कम हो रहा है 2024 में, 2024 के जो आंकड़े हैं उससे कम हो रहा है 2025 में। तो क्या एक तरह से एक आंकड़े हैं हमारे पास जो घाटे का, अगर राजस्व घाटा आप चला सकें तो ये जरूर चलाएं, राजस्व घाटा जो ग्राफिक्स 3 आप अगर जो चलाएं तो इसमें क्या है कि देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन राजस्व घाटे में कमी आ रही है। हर बजट में एक के बाद एक जो बजट सरकार का पेश हो रहा है, ऐसा क्या सरकार कर रही है कि राजस्व घाटे में ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि घाटा कम होता जा रहा है? जी देखिए, ये सरकार की एफिशिएंसी है। एक वक्त था कुशवाहा जी, आप तो बहुत ही नॉलेजेबल जर्नलिस्ट है, काफी अच्छी रिसर्च करते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से हम बहुत इम्पैक्ट हुए जी। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे दुनिया की। एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी और जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। बहुत से बिजनेसेस लॉस में चले गए थे, बहुत से बिजनेसेस इतने बुरी तरह इम्पैक्ट हुए थे कि बंद ही हो गए थे। अब वहां से इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रिकवरी बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले थोड़ी फास्ट की है, अच्छी रिकवरी की है। तो इसमें मैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा। इसीलिए डेफिसिट में ये कमी आपको देखने को मिल रही है। डेफिसिट का मतलब
कमाई और खर्चे के बीच में गैप, और जिस तरीके से सरकार चल रही है आगे चल के डेफिसिट और कम होगा, ताकि जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ही स्वस्थ इकोनॉमी बन सके। आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट होने की भी संभावना है और डेफिसिट कम होने की संभावना है। साथ ही साथ बहुत सी एफडीआई आने की भी संभावना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की भी संभावना है। कारण क्या है कि आज हम देख रहे हैं चाइना कमजोर हुआ पड़ा है। चाइना में कई तरह की दिक्कतें हैं, डिफ्लेशन है, डेट इशू है, हाउसिंग इशू है, और यूएस की तरफ से उम्मीद है कि चाइना पे सैंक्शन भी लगाएगा। तो उसके बाद हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी ज्यादा आएगा, ग्लोबल मनी ज्यादा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, डेफिसिट और कम होगा, तो डेफिसिट और आगे चल के कम होने की संभावना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहते हैं, आप बहुत ही व्यवहारिक चीज हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, और वास्तव में अगर जो एक देखा जाए कि ये बहुत अच्छी चीज है कि साथ साथ हम कुछ और भी पूछ रहे हैं और साथ साथ आप बहुत अच्छी चीजें बता भी रहे हैं। लेकिन एक चीज इकोनॉमी में ये होता है कि जो भी घाटा होता है, चाहे राजस्व घाटा हो, राजकोषीय घाटा हो या फिर प्राथमिक घाटा हो, जो भी घाटा हो, उसको जो है जीडीपी से तुलना की जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये ये हम समझना चाहते हैं आपसे। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है उससे पता चलता है आपकी इकोनॉमी की हेल्थ क्या है। अगर घाटा जीडीपी का बहुत कम है तो इसका मतलब है कि उतना है जो अब्सॉर्ब कर लिया जाए। कि जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी भी घाटे का बजट दिखा रही है तो अगर रीजनेबल घाटा है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, सरकार यहाँ कमाई करने के लिए नहीं, सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए बैठी हुई है, तो इसलिए अगर घाटा टोटल देश की जो इनकम है, जीडीपी है, जो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितनी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका सम टोटल, उसका बहुत कम है, तो ठीक है कि उसको जो है अब्सॉर्ब किया जा सकता है, उसको जो है रीजनेबल मान के इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेफिसिट जीडीपी का ज्यादा बड़ा हिस्सा हो जाता है, जैसा कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी है, तो वो बहुत तकलीफ की चीज है। क्योंकि अगर घाटा ज्यादा होगा तो क्या होगा कुशवाहा जी, पैसा कहीं से लेना होगा, कहां से आएगा पैसा जी? जनरली वो पैसा आएगा लोन से। अब सरकार पे कर्जा बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ेगा तो एक तरीके से ना सिर्फ सरकार पे कर्जा है, देश के हर वासी पे कर्जा हो गया वो, और फिर कर्जे पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो अगले साल की इनकम होगी उसमें से काफी जो इनकम है वो कर्जे का इंटरेस्ट देने पे लग जाएगी। जैसे कोई घर है, मान लीजिए घर के अंदर लाख रुपए की कमाई है जी, ऑल सोर्सेज से, तनख्वाह से, ब्याज से और चीजों से, और खर्चा जो है घर का मान लीजिए 1,02,000 हो गया, कोई ऐसा साल रहा है, तो अब ठीक है कि 2,000 कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा किसी पड़ोसी से लेके। लेकिन अगर खर्चा हो रहा है 1,40,000, तो 40,000 आपको कहीं ना कहीं से जाके उधार लेना पड़ेगा जी, और उस उधार पे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो अगले साल घर पे जो है क्या होगा, अगले महीने घर पे क्या होगा कि ना सिर्फ घर के खर्चे चलाने बल्कि उस 40,000 को वापस करने की लायबिलिटी भी है जी, और उस पर ब्याज भी देना है जी। तो इसीलिए अगर डेफिसिट जीडीपी का कम परसेंटेज है तो अच्छा है, अगर डेफिसिट जीडीपी का ज्यादा बड़ा हिस्सा है तो वो तकलीफ है जी। तो जैसे कि सरकार की कमाई के बारे में अभी टैक्स की बात आप कर रहे थे, टैक्स जो है वो भी लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स होते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर और जो प्रत्यक्ष कर भी होते हैं। इसके ये जो राज्य के या फिर केंद्र के एक कमाई के साधन होते हैं, आय के स्रोत होते हैं। टैक्स के बारे में आपने बताया है, तो टैक्स जो है अगर जो बजटीय के हिसाब से देखा जाए तो सकल कर राजस्व जो होता है, कर राजस्व है, इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ये वृद्धि, अगर जो टैक्स में वृद्धि हो रही है तो ये तो लोगों से ही लिया जाएगा। अब जब लोगों से ही लिया जाएगा तो क्या मतलब, इसे क्या हम कहें कि ये लोगों पे बोझ है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या ये नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव चीज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको मैं पॉजिटिव एंगल से लूंगा, क्योंकि अगर तो कर का रेट बढ़ाया जा रहा होता, टैक्स का रेट बढ़ाया जाता होता, तो मैं ये कहता कि जनता से ज्यादा कर वसूला जा रहा है। यहाँ टैक्स का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है। अब इनकम टैक्स कुशवाहा जी अगर 15.88% बढ़ा है, इनकम टैक्स तो कब देंगे? जब उनकी कमाई बढ़ रही है, अगर लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, अगर लोगों की दुकान से, फैक्ट्री से कमाई बढ़ रही है, उसमें से ही इनकम टैक्स देना है, तो इसका मतलब खुशहाली बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है।
दूसरा टैक्स है जीएसटी। जो हम कोई भी सामान लेते हैं, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं, उस पर भी जीएसटी हम पे करते हैं। तो जीएसटी कब पे करेगा कोई आदमी? जब बाजार में जाएगा सामान खरीदने। अब जीएसटी जो है, घर में जो आटा दाल खा रहे हैं उस पे तो जीएसटी नहीं है। ये बाजार में जाएगा, कोई बिस्किट खरीदेगा, चॉकलेट खरीदेगा, या कोई और खरीदेगा, टी शर्ट खरीदेगा, या कोई कैपिटल एसेट कार खरीदेगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, उस पे होगा। अब व्यक्ति नई टी शर्ट खरीदने या नया 2 व्हीलर खरीदने कब जाएगा? जब उसके पास खुशहाली है, जब अच्छी इनकम है, जब घर में कमाई नहीं ज्यादा, तो ये सोच लिया जाएगा कि जो है रोटी दाल खा के सो जाओ। लेकिन जब कमाई अच्छी आती है तो मन होता है नई टी शर्ट लो, और कमाई अच्छी होती है तब होता है मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर भी देखो, रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाओ। और कमाई अच्छी होती है 80,000 की बाइक ले लो, और कमाई अच्छी होती है 8 लाख की गाड़ी ले लो। तो जीएसटी कलेक्शन भी तब बढ़ता है जब लोग जाके अलग अलग तरह का सामान खरीदते हैं। सामान तभी खरीदते हैं लोग। अब अगर ज्यादा पैसा नहीं आ रहा तो घर में जो फ्रिज चल रहा है चलने दो। नया फ्रिज तब लिया जाता है कि ठीक है पैसे आ रहे हैं, अपग्रेड किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स कलेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब लोगों के पास कमाई ज्यादा हो रही है, लोगों के पास खुशहाली ज्यादा है, लोग ऑन देयर ओन वॉलंटरली स्वेच्छा से जाके बाजारों में खर्चा कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी की कमाई 50,000 थी, पहले 40,000 खर्चता था, अब उसकी कमाई होगी 70,000। अब अगर वो 60,000 खर्च रहा है, 20,000 रुपए का एडिशनल सामान ले रहा है, जिससे सरकार को टैक्स जनरेट हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो भी खुश, उसका परिवार भी खुश, सरकार भी खुश। अब सवाल यहाँ पर यह है आय पर, जैसे कि आपने कहा कि ठीक है अगर जो कमाई हो रही है तो टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, और टैक्स अधिक लगा दिया जाए, जैसे कि लगातार अधिक हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और अगली बार क्या आपको लगता है कि जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को पेश होगा, तो वो उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है क्या? टैक्स में देखिए, टैक्स में 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो विश्वास जी आप तो सब जानते हैं, लेकिन दर्शकों को बता रहा हूँ, वो बजट का हिस्सा नहीं होता। उसके लिए जीएसटी काउंसिल नाम की एक बॉडी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। निर्मला सीतारमण मैडम होती हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो वो उनकी बाई मंथली मीटिंग होती है, तब वो जीएसटी के रेट तय करते हैं। तो जीएसटी के रेट तो जो है बजट में ऊपर नीचे नहीं होते, वो तो जीएसटी की जो मीटिंग होती है उसी में होते हैं। अब इसमें जो होंगे इनकम टैक्स के रेट ऊपर नीचे होंगे, साथ में एक्साइज के होंगे। बहुत सी चीजें हैं जो जीएसटी में नहीं आई हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल है, वो सेंट्रल एक्साइज है, तो वो बजट में ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इनकम टैक्स की आप बात करें, इनकम टैक्स में काफी सौगातें मिलने की संभावना है। पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट 1.5 लाख बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनली 25,000 बढ़ने की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको मेडिक्लेम कह देते हैं, उस पर एग्जम्पशन 15,000 और बढ़ने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आने की संभावना है। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, अपने घर का सपना हर व्यक्ति का होता है, जो लोग टीवी देख रहे हैं उनका सबका होगा। तो वहां हाउसिंग फाइनेंस में जो रीपेमेंट कंपोनेंट है उस पे एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स में काफी छूट मिलने की संभावना है, क्योंकि सरकार इस बार जो है थोड़ी बेटर बैटिंग पिच पे है। तो अब और क्या बोलूं, राहत देगी, टैक्स में राहत देगी। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि 3 से जो 7 लाख तक की जो कमाई था और उस पर 5% का टैक्स था, हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है कि 15% का टैक्स 10 से 12 लाख की कमाई पर था। ये आयकर के टैक्स हैं। तो अगर जो टैक्स जो हैं उसमें कुछ राहत अगर जो मिलती है तो आम आदमी को राहत होती है। लेकिन महंगाई भी इस समय है, और जहाँ तक हमने पढ़ा है कि अगर जो ज़्यादा पैसे होंगे मार्केट में तो जो और वस्तुएं कम हो जाएंगी। तो अभी तो महंगाई है, और महंगाई कम करने के लिए क्या होता है कि कभी कभी टैक्स बढ़ा दिया जाता है कि आपके पास पैसे ना रहें तो आप खरीदेंगे कम, तो जब खरीदेंगे कम
तो ये होता है कि वस्तु के मूल्य गिर जाते हैं, तो महंगाई कम होती है। अब चूंकि टैक्स में राहत दी जाएगी जैसा कि आप ये कह रहे हैं, तो फिर तो महंगाई आगे जा सकती है। ये हम आपसे समझना चाहते हैं कि इसको कैसे सरकार कंट्रोल करेगी। बड़ा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन पूछा कुशवाहा जी आपने। जी। महंगाई को कम करने के लिए हम्म। सरकार जो टूल यूज करती है, रादर सरकार नहीं, वो टूल आरबीआई जो हमारा जी। सेंट्रल बैंक है वो यूज करता है। हम्म। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता बढ़ाता है। हम्म। अगर महंगाई ज्यादा होती है हम्म। तो आरबीआई की जो है एमपीसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है, आज ज्यादातर चीजें ईएमआई पे खरीदी जाती है, चाहे बाइक हो, चाहे घर हो, चाहे स्मार्टफोन हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो किस्त बढ़ जाती है, तो लोगों की परचेजिंग कम हो जाती है। अब अगर महंगाई नहीं बढ़ रही होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा खरीदें, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदते हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को यूज करता है आरबीआई। एक बॉडी होती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आरबीआई एमपीसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हाई चल रही थी। अक्टूबर में जैसे मैंने आपको बताया 6.2% पहुंच गई थी। आरबीआई का एक बैंड है हिंदुस्तान में 4% प्लस माइनस 2%, यानी आरबीआई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई मैक्सिमम 6% तक जाए। हालांकि उनका कंफर्ट लेवल ये है कि 4% के जितना करीब हो उतना अच्छा है, लेकिन वो अक्टूबर में 6% से भी ज्यादा हो गई थी, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 6.2% हो गई थी। तो ऐसे में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किए गए, और अगर महंगाई इसी तरीके से रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किए जाएंगे, तो महंगाई को कम करने के लिए टैक्सेस को नहीं यूज किया जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे मॉनेटरी टूल्स कहते हैं वो यूज किया जाता है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो चीज बहुत बखूबी कर रही है ताकि लोगों पे महंगाई का बोझ कम किया जाए। दूसरा ये है कि महंगाई का बोझ कम करने के लिए सरकार की तरफ से जो मुझे उम्मीद है कि टैक्स कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल पे, क्योंकि महंगाई कैसे बढ़ती है, माल ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत बड़ा चीज है। जितना भी खाने पीने का सामान है वो सब डीजल पे ट्रेवल करता है, दूध, सब्जियां, सब कुछ जो है डीजल पे ट्रेवल करता है। अगर डीजल कम हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सामान का रेट सस्ता हो जाएगा। साथ ही साथ डीजल किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, तो डीजल सस्ता हो जाता है, उनकी लागत कम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है कि इस बजट में डीजल प्राइस और पेट्रोल प्राइस दोनों पे 5 रुपए तक की छूट मिलने की संभावना है। यानी कि इस बार डीजल और पेट्रोल पर भी छूट मिलेगी और लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब चूंकि चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक और शब्द विनिवेश से भी प्राप्ति होती है, और लगातार विनिवेश बढ़ ही रहा है इस सरकार में। तो हम ये चाहेंगे कि आप विनिवेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें, और इस बार क्या विनिवेश होने वाला है, इसकी क्या उम्मीदें हैं जी। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट दर्शकों को बता दूं, सरकारी कंपनियों में सरकार अपना स्टेक बेचती है, चाहे तो वो शेयर मार्केट के थ्रू मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल लोगों को बेचा जाता है, यानी 100 शेयर आकाश हिंदल ने ले लिए, 100 शेयर कुशवाहा जी ने ले लिए, या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है कि किसी बड़े उद्योगपति को वो स्टेक दे दिया जाता है कि कंपनी आप चलाइए। तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से एक तो सरकार के पास धन आता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर उस कंपनी को चलाता है। हम सब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर जब कंपनी को चलाएगा एफिशिएंसी आएगी, इनकम बढ़ने की संभावना है। हमारे सामने एक एग्जांपल है यूएस की। यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इकोनॉमी, वहां पे सब कुछ प्राइवेट है। चाइना भी आजकल प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है, उसमें प्राइवेट सेक्टर आता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है कंपनियों को चलाता है, काम कर रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए। बिस्किट बेचना, रोटी बेचना, दाल सब्जी बेचना प्राइवेट सेक्टर का काम है, सरकार तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे। तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है। उससे एक तो पैसा रहता है सरकार के पास, जिससे तमाम वेलफेयर के काम हो सकते हैं, डेफिसिट रिड्यूस होता है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर
के पास वो कंपनियां जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे, व्यापार करे। सरकार का काम तो गवर्न करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना होना चाहिए, बिजनेस करना जी। अब ढाबा चलाना, रेस्टोरेंट चलाना, कपड़े की दुकान चलाना, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए। तो आई थिंक डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी अच्छी चीज है और डिसइन्वेस्टमेंट का अच्छा टारगेट इस बार होना चाहिए, ऐसी मुझे संभावना है जी। अब चूंकि बातें तो और हैं और बजट से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन जो हमारा समय है वो सीमित समय है, इसलिए और ज़्यादा और चर्चा नहीं कर सकते। अब अगले सेगमेंट में यानी कि कल शेष शब्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जिंदल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि हमने जो अभी बात की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आकाश जिंदल जी से, और इन्होंने जो बातें बताई वास्तव में इस बजट में क्या होने वाला है, और साथ ही साथ बजट की जो शब्दावली थी उसको भी इन्होंने परिभाषित किया है कि आप लोगों को जब बजट पेश हो तो जिन शब्दों का चयन अर्थशास्त्र में होता है उनको आप अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर इस तरह से हो रहा है, अगर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं और भी तमाम जो चीजें हैं, उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। तो ये क्रम हम लगातार चलाते रहेंगे। और आज जो हमने बताया है, टैक्स तक बताया है, आपको बजट क्या है ये भी बताया है, प्राप्तियां क्या हैं, व्यय क्या हैं, राजस्व क्या है, घाटा क्या है, ये सारी चीजों पर आज हमने फोकस किया है। कल भी बजट पर ही चर्चा होगी और ये भी बताया जाएगा कि अगले बजट में क्या हो सकता है। अभी आकाश जिंदल जी ने आपको बताया कि आने वाले बजट में जो टैक्स स्लैब है उसमें राहत दी जा सकती है, यानी कि जो पिछला टैक्स स्लैब है उसमें कुछ राहत दी जा सकती है, यानी कि आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। अब अन्य जगहों पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बजट में और क्या होगा, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।